ना। हम नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लिया है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। एक एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और दूसरे एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमारे पास दो थ्योरम है, जिसमें का एक थ्योरम हमारा हो चुका है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब हम ले रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नाम में ही समझ में आ रहा कि एक्सिस क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, वो लेने से पहले मैं सेंटर ऑफ मास का बताया शॉर्ट में बताऊंगा। मैंने पहले ही बोला है सेंटर ऑफ मास अगर आपको देखना है, पूरा समझाया है एग्जांपल के साथ, तो आप लोग देख सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का वीडियो नंबर 9, उसमें देख लेना। ध्यान, जब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो वो हम अप्लाई करते हैं पॉइंट मास के लिए। यानी आप एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हम वो लॉ सिर्फ किसके लिए अप्लाई कर सकते, पॉइंट मास। यानी एक ऐसा, ये पॉइंट मास, इसको आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, पर एक्सटेंडेड बॉडी को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पर हम तो हर चीज को न्यूटन्स लॉ लगा देते। बॉल थ्रो किया, उसको भी न्यूटन लॉ लगा देते। कार को पुश कर रहे हैं, उसमें भी हम न्यूटन्स लॉ लगा देते। तो इमेजिन क्या करते हैं हम, देखो इधर, ये है वो बॉल जिसको मान लो हम थ्रो कर रहे हैं या ग्राउंड पे रोल कर रहे हैं। तो हमने इसको फोर्स लगाया। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमने बॉल लिया और जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे अलग अलग बॉटल्स रखी रहती, फिर वो 3 फिंगर हम लोग फंसा, बॉलिंग कर रहे हैं, समझो बॉल स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला उसी तरह समझो, यार मैंने बॉल लिया और उसको ग्राउंड पे रोल कर रहे हैं, तो बॉल गोल भी घूम रहा और सीधा भी जा रहा है। यानी रोटेशनल मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है, दोनों टाइप के मोशन है। बट उसका जो पॉइंट है, ये सेंटर, ये सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा पैरेलल टू द ग्राउंड। देख, ये सभी पार्टिकल रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेंगे इसके राउंड और लीनियर मोशन भी परफॉर्म करेंगे। बट ये जो पॉइंट है, ये सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इसी को हम कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट में लिखेंगे सीएम। इस बॉडी का अगर मास कैपिटल एम है, तो इस सिंगल पॉइंट का भी मास हम कैपिटल एम इमेजिन करेंगे। और हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि हम पूरे बॉडी को फोर्स नहीं लगा रहे, हम उस सिंगल पॉइंट को फोर्स लगा रहे हैं, जो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ लीनियर, रोटेशनल नहीं। इसी को पॉइंट मास कंसीडर करेंगे और हम क्या लगाएंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब हम इसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसकी जितनी वेलोसिटी आएगी उतनी वेलोसिटी पूरे बॉल की या उतना ही डिस्प्लेसमेंट पूरे बॉल का, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। तो सुनना, सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना और वो देख लेना, उसने एक बार पूरा अच्छे से समझाया, जस्ट शॉर्ट में ले रहे। सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर होल मास, देखो अगर बॉडी का मास कैपिटल एम है तो हम लिख रहे हैं कि इसका भी मास, पॉइंट का भी कैपिटल एम है। Center of mass is the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to apply, क्यों concentrated ऐसे imagine कर रहे हैं, to apply Newton laws of motion, Newton laws of motion apply करने हैं। तो हम ऐसा imagine कर रहे हैं कि हमने बॉल थ्रो किया है, तो हम पूरे बॉल को फोर्स लगाया, ऐसा इमेजिन नहीं करेंगे। हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि हमने सिर्फ उसके सेंटर को फोर्स लगाया है, जिसको हमने नाम दे दिया सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेगुलर शेप की बॉडी है स्फीयर, तो उसका सेंटर ही ऐसा पॉइंट रहेगा जो सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, बाकी सब पार्टिकल रोटेशनल भी मोशन परफॉर्म करेंगे और लीनियर। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि हमने इस सिंगल पॉइंट को फोर्स लगाया है, जिसका मास बॉडी के मास जितना ही है। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता हूं। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, इट इज द पॉइंट, एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, देखो पॉइंट मास, न्यूटन्स लॉ लगाने, तो इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि होल मास ऑफ दैट बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट सिंगल पॉइंट। ठीक है, होल मास इज supposed to be concentrated at that single point, क्यों, to apply Newton laws of motion। अच्छा, स्फीयर का तो पता नहीं सेंटर ऑफ मास कौन सा रहेगा। अगर मान लो रिंग है, रिंग पता है ना अपना, साइकिल का भी या गाड़ी का भी,
तो उसका जो सेंटर है वही ऐसा पॉइंट रहेगा जो सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास। तो हम समझो आप लोग बचपन में नहीं खेलोगे, हम लोग खेले चक्का ले लेते थे और लकड़ी से उसको धक्का मार के सामने ले जाते थे, तो पूरा चक्का गोल भी घूमेगा और सीधा भी जाएगा, पर यही एक पॉइंट ऐसा रहेगा सेंटर वाला जो सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड। देखो तो बाकी सारे पॉइंट रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेंगे, लीनियर मोशन भी परफॉर्म करेंगे, बट यही एक ऐसा पॉइंट है जो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा सिर्फ। तो हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि इस पूरी बॉडी को हटा दो, समझो ये सेंटर वाला पॉइंट है जिसका मास कैपिटल है, इमेजिन कर रहे हैं जो रिंग का मास है। अब हम रिंग को फोर्स लगा रहे हैं, तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि हम इस पॉइंट को फोर्स लगा रहे हैं जो लीनियर मोशन में जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब रिंग का डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी मतलब रिंग की वेलोसिटी। डिस्क है सॉलिड डिस्क, तो उसका सेंटर रहेगा सेंटर ऑफ मास। अगर हम रेक्टेंगल ले रहे हैं सर या स्क्वायर ले लेते, तो जहां डायगोनल इंटरसेक्ट होगा वो रहेगा। आप लोग फ्रिस्बी खेले होंगे जिसमें वो प्लास्टिक की डिस्क हम थ्रो करते हैं, तो हम उसको हाथ ऐसे रख के ऐसे थ्रो करते हैं, यानी हम रोटेट भी कर रहे हैं और सामने लीनियर मोशन भी दे रहे हैं। तो जब वो डिस्क गोल घूमते घूमते सामने जाएंगी, तो एक ही पॉइंट ऐसा रहेगा जो सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि हमने उस फ्रिस्बी को फोर्स नहीं लगाया, हमने उस सिंगल पॉइंट को फोर्स लगाया है जिसका मास कैपिटल एम है, मास ऑफ द बॉडी जितना, मास ऑफ द फ्रिस्बी जितना, और हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, और वही डिस्प्लेसमेंट और वही वेलोसिटी उस फ्रिस्बी की भी रहेगी। रॉड का एग्जांपल बताया था, जैसे मैंने उस टाइम स्केल का एग्जांपल लिया था, देखो बताया था, ये है रॉड समझो हमारा, ये रॉड है, स्केल ही है समझो, ये उसका जहां सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास रहेगा। देखो बैलेंस कर सकते हैं आप, अब ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस कर सकते हैं आप। ये देखो एग्जैक्ट सेंटर में रखेंगे तो देखो बैलेंस हो स्केल, अगर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे देखो बैलेंस नहीं होगा। तो अगर एग्जैक्ट सेंटर में रखेंगे आप लोग तो बैलेंस हो गया। तो अब मैं अगर मान लो इस स्केल को ऐसे थ्रो करूं, तो ये उसका सेंटर ऑफ मास है सपोज, यानी बैलेंसिंग पॉइंट, अगर ब्लैक दिख रहा होगा तो देखो, तो जब मैं इसको थ्रो करूंगा ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रही समझो, तो यही एक ऐसा पॉइंट है जो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, बाकी सब रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि हमने इसको थ्रो करते समय इस सिंगल पॉइंट को फोर्स लगाया है। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन सिर्फ पॉइंट मास को अप्लाई होता है, इस एक्सटेंडेड बॉडी को नहीं। तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि हम इस सिंगल पॉइंट को फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आए? तो जस्ट एक सेंटर ऑफ मास का लॉजिक याद रखो, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, अपन ऐसा रेगुलर शेप का ही सेंटर ऑफ मास अभी हमारे काम आएगा। स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर रहेगा, रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर रहेगा, डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर रहेगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो जहां डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे वो उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, और रॉड है तो ये रहेगा पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर वाला, ये उसका सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा? इरेगुलर शेप का रहा, समझो इरेगुलर शेप की बॉडी है तो इसको हम थ्रो करके देखेंगे, सभी पार्टिकल रोटेशनल और लीनियर मोशन परफॉर्म करेंगे। इसमें भी एक पॉइंट कहीं तो भी ऐसा रहेगा जो सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, वो पॉइंट रहेगा हमारा सेंटर ऑफ मास। आप इस इरेगुलर शेप की भी बॉडी को अगर सेंटर ऑफ मास पे ऐसा बैलेंस कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, एक सोडा कैन का भी एग्जांपल बताया था कि उसमें थोड़ा पानी रखो सच दैट उसका सेंटर ऑफ मास एकदम इस बेस के ऊपर होगा तो सोडा कैन बैलेंस हो जाएगा। हिट मी का एग्जांपल बताया था, वो बच्चे खेलते ना छोटा सा टॉय जिसको नीचे गिरा दो तो वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता। तो आपको ये सब देखने हैं तो आप लोग एक बार वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लेना। सेंटर ऑफ मास का जस्ट शॉर्ट में एक बार लॉजिक बता दिया। रेगुलर शेप के ही सेंटर ऑफ मास हमारे काम आएंगे अभी, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ मास का काम है, तो अब देखेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये काम का नहीं है, ये सिर्फ एक बार शॉर्ट में बता दिया कि सेंटर ऑफ मास मतलब क्या। इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज कर रहे हैं हम लोग, is supposed to be concentrated so as to apply Newton's laws of motion। तो
अगर किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता है आप लोगों को तो आप उस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क को भी बैलेंस करना है तो आप उसके सेंटर ऑफ मास पे उसको बैलेंस कर सकते हैं। रेक्टेंगल को या स्क्वायर को बैलेंस करना है तो भी आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता है तो आप उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं आपकी फिंगर पे, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं पैरेलल एक्सिस। ध्यान देना, रॉड का एग्जांपल बता रहा, ये है रॉड, ये उसका सेंटर ऑफ मास जिसको हम लिख रहे हैं C। अगर मैं बॉडी को इस एक्सिस के राउंड रोटेट करूं, समझो इस एक्सिस के राउंड बॉडी को हम रोटेट कर रहे हैं तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया देंगे IC, यानी इस एक्सिस के राउंड अगर बॉडी को रोटेट किया है तो जो बॉडी अपोजिशन क्रिएट करेंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज IC। ये हमारे को पता है, समझो ये है 5 kg मीटर स्क्वायर। देखो एग्जांपल समझना, ये है रॉड, ठीक है, ये उसका सेंटर ऑफ मास जैसे मैंने बताया उसके एग्जैक्ट सेंटर में रहेगा अगर रेगुलर है तो। अब इसको मैं ऐसे रोटेट कर सकता, देखो रोटेट हो रहा नहीं, ये देखो हो रहा रोटेट, देखो देखो ऐसे भी बता सकते हैं, देखो रोटेट हो रहा ना रोटेट, तो ये सेंटर ऑफ मास के राउंड रोटेट हो रहा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यानी एक एक्सिस डेफिनेटली कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास में से। ये थ्योरम लगाते समय पहला पॉइंट, एक एक्सिस जो पास हो रहा वो कहां से पास हो रहा, सेंटर ऑफ मास में से, ठीक है। देखो ये कंडीशन डालेंगे कि एक एक्सिस जो पास हो रहा वो कहां से पास हो रहा, सेंटर ऑफ मास में से, हो गया, और उसकी वैल्यू हमको पता है। अब हमको किसी दूसरे एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो कहीं से भी जा सकता, देखो वो यहां से भी हो सकता, यानी ये एक्सिस भी हो सकता, तो यहां से भी हो सकता या इधर भी कहीं पे भी हो सकता, पर कन्वीनियंस के लिए अभी समझाना है इसीलिए वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता, पर ये फिक्स है सेंटर ऑफ मास में से ही पास होगा। तो अब हम कॉर्नर पे ले रहे हैं एकदम, ये है हमारा पॉइंट O। इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर इस एक्सिस के राउंड बॉडी को रोटेट करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IO। और ध्यान से देखो दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, तो सेकंड कंडीशन आ गई कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से जा रहा जिसकी वैल्यू हमारे को पता है। अब दूसरा एक्सिस जिसके राउंड हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो उसको क्या होना चाहिए, पैरेलल, इसीलिए इस थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो फिर से, ये इस एक्सिस के राउंड हम रोटेट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के राउंड, ये एक्सिस है, हमको ये वाला, ये देखिए, ठीक है, तो ये वो एक्सिस, इस एक्सिस के राउंड उसको रोटेट कर रहे हैं। इस एक्सिस की वैल्यू पता है कितनी है, 5। हमको दूसरे एक्सिस के राउंड पता करना है। देखो दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, दिख रहा, दोनों एक्सिस देखो एक दूसरे को पैरेलल। तो एक एक्सिस यहां से पास हो रहा यानी ये है, और दूसरा एक्सिस यहां से पास हो रहा है, ये है, दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल। तो याद रखना दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, और एक एक्सिस डेफिनेटली कहां से पास होना चाहिए, बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से। दूसरा एक्सिस यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी हो सकता, आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते कि ये है हमारा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, दूसरा एक्सिस शायद यहां से जा रहा तो भी चलेगा, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट C। बस हमने दिखाने के लिए कॉर्नर वाला लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड वाला पॉइंट कहीं पे भी हो सकता। देखो समझ में आएगा, तो देखो फिर से इस एक्सिस के राउंड बॉडी रोटेट हो रही सेंटर वाले, सेंटर ऑफ मास, ये वैल्यू पता है, तो इस एक्सिस के राउंड वैल्यू पता है, दूसरे एक्सिस के राउंड वैल्यू निकालना है। पर ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, देखो दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल, तो इस एक्सिस के राउंड भी बॉडी को रोटेट कर सकते, देखो ये ऐसे, वो हाथ में अटक रहा, नहीं तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो सकता। पहले हम इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे थे सेंटर में, अब चाहे तो उसको इस एक्सिस के राउंड रोटेट करना है। तो एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दूसरे एक्सिस का निकालना है, पर कंडीशन याद रखो, पहला एक्सिस कहां से पास हो रहा, सेंटर ऑफ मास में से, दूसरा एक्सिस कहीं से भी जाए पर दोनों एक दूसरे को क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके एक एक्सिस का इक्वेशन या वैल्यू पता है तो दूसरे एक्सिस के राउंड आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखो स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इक्वेशन लिख रहा मैं अभी, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे लिखना है, बस स्टेटमेंट वर्ड्स में ही लिखना है, ध्यान रखना। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए।
ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका स्टेटमेंट सुनो। एक मिनट यहाँ लिख देता पहले थोड़ा सा। m कैपिटल M मतलब मास ऑफ द रॉड, या फिर अभी लिख रहे हैं बॉडी, मास ऑफ दैट बॉडी। दो पैरेलल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस है क्या, h। तो यहाँ लिख देता h इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस में का डिस्टेंस। और जब हम स्टेटमेंट बोलेंगे तो हमारे को ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखनी है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है और दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो इक्वेशन देखो पहले, IO इज इक्वल्स टू IC, इसकी वैल्यू पता है, इसकी निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन आएगा देखो, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर, दिस इज द स्टेटमेंट और ये थ्योरम का इक्वेशन है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में AC स्क्वायर, देखो ABC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्टेटमेंट क्या है, हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये इक्वेशन हो गया, तो ये इक्वेशन हो गया। अब स्टेटमेंट सुनना क्या लिखना है, और इसको हम प्रूफ भी करेंगे बाद में, जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किया होगा 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसको हम वर्ड्स में बोल के दिखाएंगे, एक एक पॉइंट बता रहा, ध्यान से सुनना। ठीक है ना, सुनना स्टेटमेंट ध्यान से। फिर से बोल रहा, एक बार स्टेटमेंट एक नहीं 2-3 बार मैं बोलूंगा, अच्छे से समझ लो, फिर एक बार आपने बोल के देखना और लिख लेना है, और पूरा प्रूफ भी अच्छे से लिखना। एक बार आप लोगों ने लिख लिया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। तो ध्यान से सुनो, IO मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो हमको फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो, उनके बीच में का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। ध्यान से सुनो, IO यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, इसके बारे में बोल दिया हमने। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू, सम है, सम देखो बीच में प्लस की साइन है, ये रहो। ठीक है, काय का सम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन पैरेलल एक्सिस, तो ये आ गया देखो, अबाउट एन पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये भी कंडीशन आ गई, तो दोनों कंडीशन आ गई। तो ये जो IC है ये कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास में से, यानी ये कंडीशन आ गई हमारे, और दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या होना चाहिए, पैरेलल, तो वो भी कंडीशन आ गई। फिर से सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं वो बॉडी का, और याद रखना यहाँ फ्लैट बॉडी होना जरूरी नहीं है, कैसी भी बॉडी रही तो चलता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ, काय का सम है, पहले इसके बारे में लिखेंगे, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IC मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, पैरेलल वर्ड आ गया, पैरेलल होनी चाहिए, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, कहां से पास हो रहा, सेंटर ऑफ मास, ये होगी फर्स्ट टर्म, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल M मतलब क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एंड प्रोडक्ट है दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। देखो स्टेटमेंट देखो एक बार, फिर आगे चलो, समझो इसको पूरा, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थ्योरम के एप्लीकेशंस भी है हमारे को, और ये आगे काम भी आने वाला है। थ्योरम भी आ सकता वैसे के वैसे एग्जाम। देखो फिर से एक बार बता देता, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट वर्ड्स में लिखना है, आई हो, ये प्रूफ करने वाले इक्वेशन याद रखना, इसको स्टेटमेंट लिख लो पहले, फिर नीचे इक्वेशन लिखो, अब इसका हम प्रूफ भी लिखेंगे, यानी ये लाके दिखाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ,
तो पहले इसके बारे में लिखेंगे सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम का है ये पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, कहां से पास हो रहा, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एंड किसका सम है, और प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, h is the distance between two parallel axes है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अच्छे से बोलते आना चाहिए, स्ट्रेट एक लाइन में, ध्यान दो। Moment of inertia of a body about any axis is equals to sum of moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass and the product of mass of the body and square of the distance between two parallel axes। ठीक है, तो अब हम प्रूफ लेंगे, फिर मैं आप लोगों को स्टेटमेंट एक बार फिर से बता दूंगा। तो प्रूफ के लिए हम रैंडम डायग्राम लेंगे और ये एप्लीकेशन हमारे बाद में काम आएगी। रॉड का एग्जांपल लेंगे हम बाद में। देखो, अगर किसी ने बोला मास ऑफ द रॉड है 2 kg और डिस्टेंस है समझो 1 मीटर, तो हम इसमें वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हैं। IO इज इक्वल्स टू IC, IC की वैल्यू 5 प्लस मास 2 kg और डिस्टेंस 1, उसका स्क्वायर, तो आंसर आएगा 7 kg मीटर स्क्वायर। एक एक्सिस के राउंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दूसरे एक्सिस के राउंड निकाल सकते हैं, पर कंडीशन याद रखो, दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल और एक एक्सिस कहां से पास हो रहा, सेंटर ऑफ मास में से। तो इतना देख लो पहले एक बार, ये डायग्राम नहीं निकालना है प्रूफ में, मैं जो निकालूंगा वो देखते हैं। अब ये देख लो पहले, अब देखो डायग्राम बना रहे हैं। इरेगुलर शेप की बॉडी लेंगे फिलहाल के लिए। सपोज ये इरेगुलर शेप की एक बॉडी है, ये पॉइंट है C यानी सेंटर ऑफ मास, थोड़ी बड़ी बनाते हैं। ये है हमारा C पॉइंट, सेंटर ऑफ मास। ये है O पॉइंट, ठीक है, ये O। दोनों एक्सिस जो बनाएंगे वो पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। ड्रॉ करते हैं। इस एक्सिस के राउंड अगर बॉडी को रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा IC, ठीक है, जो कहां से पास हो रहा, C मतलब सेंटर ऑफ मास में से। अगर इस एक्सिस के राउंड रोटेट करेंगे बॉडी को, यानी यहां से जो पास हो रहा उस एक्सिस के राउंड रोटेट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा IO। पहले वही लिखते जाते, और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है h, अभी जैसे मैंने डायग्राम में बताया था वैसे। तो ये लिखना है पहले IO इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस passing through point O में से पास हो, ठीक है। IC it is moment of inertia of the body about an axis passing through center of mass C, पूरा वैसे लिखना है, ठीक है। H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये वर्ड्स में पूरा लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। एंड कैपिटल M इज मास ऑफ द बॉडी। जैसे हमने परपेंडिकुलर एक्सिस पे कंसीडर किया था, वैसे यहाँ एक कंसीडर करेंगे P इज द एलिमेंट जिसका मास है dm, डायग्राम में बता रहा हूं। देखो, तो सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन आया 3 मार्क के लिए, तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट फिर से एक बार सुन लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस के राउंड निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज इक्वल्स टू सम ऑफ, गाइस का सम है, सम ऑफ IC ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एंड किसका सम है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। तो P एलिमेंट हम यहां बना रहे हैं, ये है P, यहां लिख लेते हैं P, और जिसका मास है dm। देख लो, दिख रहा है वहां तक,
है, थोड़ा डार्क कर देना पड़ेगा। ये है P और यहाँ मास है DM, देखिए PDM। हाँ, कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, जॉइन लिख रहे हैं पहले कंस्ट्रक्शन में, OP एंड CP, OP एंड CP डायग्राम बनाते जाओ और साथ साथ में लिखो। तो हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, वो इससे कितना डिस्टेंस दूर है OP और इससे कितना डिस्टेंस दूर है OC। एंड अब आगे ड्रॉ कर रहे हैं, एंड ड्रॉ डायग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर, देखो P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर PD। डायग्राम में देखो, ध्यान दो, ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PD और ये एंगल है 90 डिग्री। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई और ये पूरा कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट सब आ गया। अब हम प्रूफ लिख सकते हैं उसका, ध्यान दो, इतना नोट डाउन करो क्योंकि मैं ये मिटाने वाला हूँ, एक बार फिर से बता देता। ठीक है, तो डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं, जो लिखना था वो भी लिख चुका है, तो हम ये भी मिटा देंगे। स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना ही है, फिर से सुन लो, सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखना, फिर से सुन लो और आपने बोलना है साथ साथ में और लिख भी लेना है, बिना देखे लिखते आना चाहिए। जो लिखा है वो पढ़ने की कोशिश करना है बस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू सम, काय का सम है, सम ऑफ moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass, and दूसरा क्या है देखो सम में, and product of mass of the body and square of the distance between two parallel axes। फिर उसके बाद IO moment of inertia of the body about an axis passing through point O, यानी इस एक्सिस के राउंड रोटेट किया तो अपोजिशन कितना रहेगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा IO, IC यानी सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला जो एक्सिस है उसके राउंड अपोजिशन रहेगा IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस इज h, m इज द मास ऑफ द बॉडी। एक एलिमेंट कंसीडर किया है यहाँ पे जिसका मास है PDM, तो यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया और ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, तो डायग्राम कंप्लीट हो गई। तो अब ये स्टेटमेंट वगैरह सब क्लियर है, अब हम प्रूफ लिख रहे हैं, ध्यान रखना। एलिमेंट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन वाला यहाँ पे, तो फिर इनके एप्लीकेशंस आएंगे बाद में। तो पूरे चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम लोग, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है ध्यान रखना कि जब वो बॉडी को हम रोटेट करेंगे या रोटेटिंग बॉडी को रोकेंगे तो वो बॉडी क्या क्रिएट करेगी, अपोजिशन, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिख रहे हैं, पहले हम लिखते हैं IO, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा r² dm। IO मतलब क्या लिखा था हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, ठीक है, और यहां से उस एलिमेंट का डिस्टेंस है OP, ठीक है, तो यहाँ r हटा के हम अभी फिलहाल OP लिख देंगे, OP² dm, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हमने IC लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, दिस इज द मास ऑफ द एलिमेंट, ये उस एक्सिस से उस एलिमेंट का डिस्टेंस। तो अभी किस एक्सिस से उस एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है देखो, CP, तो हम r की जगह में लिखेंगे CP², दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। r² dm पर r की जगह हमने उस एक्सिस से वहां तक का डिस्टेंस OP लिख दिया, यहाँ r की जगह हमने लिख दिया CP। देखो अब ध्यान दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा है बड़े ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PDO, इन ट्रायंगल PDO पाइथागोरस थ्योरम लगा है, हाँ लगाओ चलो। OP² is equals to OD² दिख रहा, OD² प्लस
ये देखो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ध्यान से देखो आप क्या कर रहे हैं, ये स्टेप हो गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ध्यान दो। OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पूरा OD स्क्वायर और ये PD स्क्वायर। अब ध्यान दो क्या कर रहे हैं, OP स्क्वायर को तो रहने दो वहीं पे, वैसे OD को स्प्लिट कर रहे हैं, ये H प्लस ये CD, तो यहाँ लिखेंगे H प्लस CD होल थिंग स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर को वैसे रखो। तो यहाँ क्या था, पूरा OD था, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, कुछ नहीं है। अब OD को मैंने स्प्लिट कर दिया, ये प्लस ये, तो H प्लस C, तो वो लिख दिया। A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या है, A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने हैं। लगाओ, क्या आएगा, H स्क्वायर प्लस ट्वाइस H इंटू CD प्लस CD स्क्वायर, ये हो गया एक्सपांशन इसका, प्लस एक टर्म ये बची है PD स्क्वायर। देखो यहाँ पे अब जब मैं बोल रहा हूँ, देखो आपको डायग्राम में दिखता क्या कुछ, ये देखो, ये CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, देखो डायग्राम में ढूंढो, छोटे ट्राइंगल में देखो क्या दिखता हो, पाइथागोरस थ्योरम छोटे ट्राइंगल में, तो देखो CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, तो CP स्क्वायर लिख सकते क्या, देखो ये इसकी जगह, देखो पहले तो देखो इसका एक्सपांशन H स्क्वायर प्लस ट्वाइस H इंटू CD, ये आ गया, आखिरी में CD स्क्वायर, ये इस ब्रैकेट का एक्सपांशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, प्लस PD स्क्वायर वैसे ही रखना है। अब इसकी आखिरी टर्म एक्सपांशन की, और ये इन दोनों को मिलाओ, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, देखो CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, तो हम ये हाइपोटेनियस लिख सकते हैं छोटे ट्राइंगल की, तो छोटे ट्राइंगल में देखो लिख देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, CP स्क्वायर ये इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस ट्वाइस H इंटू CD प्लस इसकी जगह क्या आएगा CP स्क्वायर। देखो यहाँ तक समझ गया क्या, उत्तर नोट डाउन कर लो। तो ये दोनों इक्वेशन हटा रहा है, काम देंगे। अब ये OP स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल दो, OP स्क्वायर है ना, देखो OP स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल दो, या यहाँ पे भी बोल सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी करेंगे तो भी चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर BM, अरे यार थोड़ा सा लेंथी है, जगह नहीं मुझे, क्या किया जाए, अच्छा ये एक्सेस थोड़े छोटे कर देते हैं, ठीक है, डायग्राम में यहाँ लिखता तो यहाँ लंबा आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर BM इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन इसका H कांस्टेंट है इसलिए बाहर इंटीग्रेशन, अब कुछ नहीं है तो DM लिख रहे हैं हम लोग, प्लस सेकेंड ट्वाइस H बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ CD अंदर रह जाएगा, और साथ में हम लिखेंगे DM प्लस थर्ड CP स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर और साथ में DM। देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करो, या नहीं समझ में आया तो OP स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल दो, तो इंटीग्रेशन आ गया OP स्क्वायर की वैल्यू इनटू DM, हर एक को सेपरेट कर दो, तो H स्क्वायर DM ट्वाइस H CD ट्वाइस H CD इंटू DM, CP स्क्वायर DM CP स्क्वायर DM, और इंटीग्रेशन हर एक को हमने सेपरेट कर दिया। देखो इंटीग्रेशन लगे तो कलर बदल देते, इंटीग्रेशन 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 ये, ठीक है, अब ध्यान दो OP स्क्वायर DM क्या आएगा IO, ये हमने लिख लिया IO
इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ dm यानी छोटे 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 मास ऐड करते जाओ। इस बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल या एलिमेंट्स का मास हम ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी यानी कैपिटल M। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह लिख रहे हैं कैपिटल M प्लस इसका आंसर 0, इसका आंसर 0 लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ CD dm। तो C क्या है, सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास को मैं ओरिजिन कंसीडर करूं तो अपन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट और वही ओरिजिन पे है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंगे ऐसा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये याद रखो, एक CD dm का आंसर 0 प्लस ये CP² dm, ये रहा CP² dm यानी IC, तो ये लिख लिया हमने IC। तो देखो इसकी जगह हमने लिखा है M। क्यों लिखा, छोटे छोटे सभी मास को, एलिमेंट के मास को ऐड करते जाओ, एडिशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, dm का एडिशन मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी। अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन कंसीडर करें, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो अपन इमेजिन कर रहे हैं होल मास ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, तो उसके लिए डिस्टेंस CD into dm टोटल आएगा 0। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन मतलब 0 0, तो ये आंसर है। ठीक है, और CP² dm, तो ये दो वैल्यूज हमने डाली है। ठीक है, तो इसको हटा देते हो यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था सिंपल, ये वैल्यूज याद रखना। सो फाइनल आंसर है IO इज इक्वल्स टू IC पहले लिख लेंगे प्लस ये MH², ये हो गया हमारा फाइनल। तो यहाँ लिख देता, देखो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, इंटीग्रेशन ऑफ dm जो था उसकी जगह हमने m लिखा है और इंटीग्रेशन ऑफ CD into dm इसका आंसर 0। तो सेंटर ऑफ मास को ही हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट सिंगल पॉइंट, और उसी में अगर इंटीग्रेशन ऑफ CD into dm लेंगे, सभी मास का एडिशन उस एक्सिस से, वो ओरिजिन है, तो आंसर डेफिनेटली 0 है। या हम बोल सकते हैं ये ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट क्या है उसके, 0 0, सेंटर ऑफ मास का आएगा ओरिजिन पे 0 0, इसको ही ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं ना अभी, CD यानी C से सारे डिस्टेंस लेना है तो हम C को ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा 0 0, तो उसके लिए ये 0 याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा एक्सिस है और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो इसकी कोऑर्डिनेट 0 0, तो CD यानी सेंटर ऑफ मास से मास का CD into dm 0, या हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0। तो ये टर्म हमने 0 लिखा है, बस ये याद रखो, और ये dm को हमने कैपिटल M लिख लिया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सिंपल है। परपेंडिकुलर एक्सिस वाला इससे ज्यादा सिंपल था, पर ये भी सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, OP² की इसमें OP² डाल दो या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बोलो तो भी चलेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर भी इंटीग्रेशन किया, साथ में dm, इन सबको भी इंटीग्रेशन दिया है और साथ में देना है dm, तो dm दोनों तरफ रखना है। तो h² dm twice h CD into dm CP² dm, इसकी वैल्यू 0 है, ये देखना था। तो जब मैं सेंटर ऑफ मास बताऊंगा वापस से तो उसका आंसर 0 लाके बता दूंगा। अभी याद रखो कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 0, तो इसीलिए हमने CD into dm का आंसर क्या लिखा है, 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। स्टेटमेंट देख लो वापस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ, काय का सम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, वर्ड नहीं बोलना, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, कहां से पास हो रहा, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड क्या है सम में, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। एक बार लगे तो पीछे रिवाइंड करके वापस से एक बार पूरा प्रूफ देख लो। तो ये हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देख लो। रेडियस ऑफ डायरेक्शन के टर्म में लिखेंगे पहले इसको, जैसे हमने परपेंडिकुलर एक्सिस को भी लिखा था, इतना नोट डाउन कर लो या देख लो एक बार, फिर आगे चलते। स्टेटमेंट खुद लिख के देखो और डेरिवेशन भी लिख के देखो, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया है
तो अभी फिलहाल इतना याद रखना है, इसको 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये y एक्सिस ले रहे हैं, ये x एक्सिस ले रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास के ओरिजिन क्या आएंगे, फिर ये सेंटर ऑफ मास का है ओरिजिन पे, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसीलिए हम CD DM क्या लिख रहे हैं 0, इसको तो m लिखा है, इसका याद रखना 0 लिखा है, तो हमारा प्रूफ आ सेंटर ऑफ मास का जब लेंगे और डिटेल में कॉम्पिटिटिव केस में, तो फिर उसका इक्वेशन भी बताऊंगा, वहां ये प्रूफ हो जाएगा कि CD DM 0। तो याद रखो ये ओरिजिन कंसीडर कर, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, अगर वो ओरिजिन पे है सेंटर ऑफ मास तो CD DM का आंसर 0 है। सेंटर ऑफ मास से सभी मास का एडिशन ले रहे हैं, तो टोटल आंसर 0, या कोऑर्डिनेट 0 है ऐसा भी समझ सकते हैं। स्टेटमेंट ध्यान से देखना, दोनों थ्योरम हो गए। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे। फिर से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले कंस्ट्रक्शन लिखा था वो तो एक बार देख लेना आपने। IO इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, और यहां से डिस्टेंस है OP, तो ये हो गया r² dm, तो OP² dm। इस एक्सिस से डिस्टेंस है CP, तो ये CP² dm r² की जगह। पाइथागोरस थ्योरम लगाया है ये वाले ट्रायंगल में PDO में, ये देखो PDO में, बस पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्ली लगाओ, इसको स्प्लिट करना है। अब आखिरी में ये CD² PD², ये देखना उसको CP² लिखा है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेट करो, इसका आंसर 0 लेना है बस। और क्यों 0 लेना है कि हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0 0, तो ये 0 लिखा है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी को हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन के फॉर्म में, नोट में लिखना है। दोनों थ्योरम अच्छे से देख लो बेटा, क्योंकि एप्लीकेशन आएंगे अब उसके, और अभी बहुत सारा आप लोगों को रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। अब जो मैं बोलता जाऊंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में, वो अपने रजिस्टर में लिखते जाना है। क्वेश्चन बोलूंगा और फिर आंसर लिख दूंगा बोर्ड पे, वैसे तो वैसे आपने नोट डाउन करना है। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ वैसे वैसे साथ में लिखते जाना है। वो नोट्स में नहीं है, नोट्स में उतना ही है जितना टेक्स्ट बुक में है, एक्स्ट्रा का जो भी है वो मैं लिखा के दूंगा, ध्यान देगा। अभी हमने क्या लिखा था, इक्वेशन जो फाइनल आया था, IO इज इक्वल्स टू IC प्लस mh²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन लिखा था, I इज इक्वल्स टू mk², ठीक है। तो यहाँ I की जगह आएगा मास ऑफ द बॉडी m, रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट पॉइंट O², वो फॉर्मूले से। इधर मास ऑफ द बॉडी kc, रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट C पॉइंट, और प्लस ये वैसे रहेगा mh², ठीक है। तो अब देखो m कैंसिल, ये m और ये m कैंसिल, तो फाइनल आंसर मिलेगा हम लोगों को KO² इज इक्वल्स टू KC² प्लस h²। दिस इज फाइनल आंसर। ये नोट में लिखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है, पर फॉर्मूला याद रखना है। ये हमने प्रूफ किया है, उस पर से ये निकला है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन। IO is equals to IC plus mh², अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, अगर रेडियस ऑफ माय डायरेक्शन मालूम है, तो KO² is equals to KC² plus h²। ये देखो, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। एक एक्सिस के राउंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया फॉर्मूला, तो दूसरे किसी एक्सिस के राउंड निकालना है, तो दो थ्योरम में से कोई एक थ्योरम यूज होगा, या तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज होगा, या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। तो इनके दोनों थ्योरम आप लोगों ने अच्छे से देख लेना बेटा, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए मैंने बताया है, 3 मार्क्स के लिए दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार सिर्फ स्टेटमेंट भी आया हुआ है, स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या स्टेट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो थ्योरम इंपॉर्टेंट है दोनों भी। अब आगे उनके एप्लीकेशन आएंगे। नोट्स है आप लोगों के पास, दोनों के स्टेटमेंट लिख के देखो, दोनों के प्रूफ लिख के देखो, कुछ गड़बड़ हो तो वीडियो देखो या नोट्स में देख सकते हैं आप लोग, पर बिना देखे एक बार पूरा लिख के देखना। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं चैप्टर वाइज वेटेज आप लोगों को भेज दूंगा। नेक्स्ट इसमें आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। फिर से बोलो बेटा, सेंटर ऑफ मास का
आप लोगों ने देख लेना है। सेंटर ऑफ मास का मैंने बताया था, फिर से बोल रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 9 में आप लोगों ने देख लेना है। तो आप लोगों को सेंटर ऑफ मास और टॉर्क का भी वहां देखने को मिल जाएगा, तो वो आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, दोनों थ्योरम हो गए, ध्यान रखो। एक तो ये था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। वहां पे उसका स्टेटमेंट ऐसा था, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, और रेडियस और डायरेक्शन के फॉर्म में आया था के जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का, ये है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये प्लेन लैमिना को अप्लाई होता, ये किसी भी बॉडी को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। प्लेन लैमिना मतलब बताया था फ्लैट बॉडी, तो ये दोनों एक्सिस कहाँ थे, इन द प्लेन ऑफ लैमिना। तो दोनों के स्टेटमेंट देख लेना बेटा, अच्छे से रिवाइज कर लो पूरा चैप्टर। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।